हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट लेक्चर में अपन ने रिलेशन खत्म किया था और रिलेशन भी स्टार्ट वहीं किया था, खत्म भी अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था ना। देखो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है तो अपन इसको पूरा पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड लेट देयर एग्जिस्ट अ रूल और मैनर विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो सेट है, मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी। अब मैं कोई ऐसा रूल ले लूं या कोई ऐसे मैनर से ए के सारे एलिमेंट अगर बी के एलिमेंटों से क्या है, एसोसिएट है, और यूनिक होना चाहिए ना, मतलब एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होगा ना, तब वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो लेट ए एंड बी दो सेट है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा रूल मिल गया या ऐसा कोई भी तरीका मिल गया जिससे कि हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंटों को बी के यूनिक एलिमेंट से अपन ने क्या कर दिया, उसको एसोसिएट कर दिया। तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, फंक्शन। और अपन क्या बोलते हैं, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। सही बात है कि नहीं है। अच्छा, फंक्शन को डिनोट करने का मतलब क्या, कैसे डिनोट करते हैं, फंक्शन है जो कि कहां से कहां तक है, ए से लेके बी में, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं है। तो दो बातें हैं कि जैसे मान लो ये हमें एक सेट दिया हुआ है ए, ये एक सेट दिया हुआ है बी, इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिनोट कर दिया। तो पहली चीज तो क्या है कि ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए और एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक से ही होगा ना। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। तो क्लियर है, फंक्शन की डेफिनेशन अपने को क्लियर है। दो बातें हैं, सारे एलिमेंट ए के होने चाहिए और एक एलिमेंट एक से ही होगा, दो से ज्यादा नहीं हो सकता ना। अच्छा, बी जो है, ये अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बी क्या कहलाता है, इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ बी। क्लियर है। अच्छा, इसमें देखो हमें पता लग गया कि यार रिलेशन जो था ना, वो बेसिकली क्या था, एक रूल से हमने ए क्रॉस बी में से हमने एक रूल लगाया, उससे अपन ने सेट बनाना स्टार्ट किया। अब फंक्शन क्या होगा, एक रिलेशन का स्पेसिफिक पार्ट है। अब रिलेशन में तो कोई सा भी आ सकता है कि ए का वैल्यू 3 से भी हमने कनेक्ट कर दिया, ए का वैल्यू 2 से भी कर दिया, सारे आ सकते हैं। तो हमें उस रिलेशन की बात करनी जिसमें इसके सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे और एक एलिमेंट किससे होगा, एक से ही होगा। सही बात है कि नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो फंक्शन है वो ए क्रॉस बी का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। अगर मैंने मान लो उसमें ए डाला तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा, जो कि किसमें आएगा, फंक्शन के तहत आएगा। सही बात है ना। अच्छा देखो, हमने क्या बोला ना कि अगर मैं एक वैल्यू डालू उस पर मान लो कुछ मिला तो वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही मिलना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने ए डाला फंक्शन में तो बी मिला, एंड ए डालने पे सी भी मिला, और ये फंक्शन भी है, तो ये तभी हो सकता है जब बी बराबर क्या है, सी। तो समझ में आ गई बात कि ये तभी पॉसिबल है जब बी बराबर क्या होगा, सी होगा ना। तो क्या डेफिनेशन अपने को क्लियर है ना। तो कुछ एक मैपिंग में आपके सामने बना देता हूं और अपन ये देखते हैं क्या वो फंक्शन है कि नहीं, है ना। तो इसको मिटा देते हैं। है ना, जैसे मान लो आपके सामने मैंने कुछ एक मैपिंग बना दी ना, ये ए है, ये बी है, ए बी सी 1 2 3 4। क्या ये फंक्शन है, यस दिस इज अ फंक्शन। सही बात है कि नहीं है। अच्छा, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4। क्या ये फंक्शन है, नहीं। क्यों, क्योंकि ए पे अपने को दो वैल्यू मिल रही है ना, ए की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। ए बी सी डी 1 2 3 4 5, क्या ये फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डी छोड़ दिया ना अपन ने, छूटना भी नहीं चाहिए ना। अच्छा, क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा, हाँ ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ना। अपना शर्त, दो शर्त है ना बस, कि सबका मिलना चाहिए और एक का एक ही मिले। तो सबके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मिल रहा है और एक का क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे ना सर सीओडी का 3 मिल रहा है, 2 का सेम मिल रहा है, हाँ वो हो सकता है, बट एक के दो नहीं हो सकते ना। तो क्लियर है अपने को, डेफिनेशन क्लियर है। चलें आगे।
तो अगला टाइटल लगाते हैं ना, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टाइटल इज डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, है ना। किसी भी फंक्शन की तीन चीज होती है ना, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अपन ने कल भी देखा था, लास्ट लेक्चर में भी अपन ने क्या देखा था कि यार डोमेन क्या होता है, जो वैल्यूज अपन सेट ए की जो वैल्यूज होती है वो डोमेन होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज अपने को मिलती है वो क्या होती है, रेंज होती है, और दूसरा सेट पूरा वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। सही बात है कि नहीं है? तो लिख लेते हैं एक बार। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन बोले तो डीएफ। इसमें क्या है, ए पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, ए। अच्छा, ए कहां से आएगा, कैपिटल ए से, और अगर मैं ए डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए, जो कि किसमें बिलोंग कर रहा है, फंक्शन में। सही बात है कि नहीं है? ये क्या है अपना डोमेन। अच्छा, रेंज की अगर अपन बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, इसमें क्या पड़ा होगा, एफ ऑफ ए पड़ा होगा, और एफ ऑफ ए कहां से आएगा, फंक्शन से आएगा। सही बात है कि नहीं है? सही है, सही है। अच्छा, ये बात भी हमें पता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, रेंजेस। तो अपन नोट में भी लिख लेते हैं बात, क्या, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सही बात है ना यार? सही है ना? रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है ना? ठीक है, चलें आगे। ठीक है ना? अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता है, हमें एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे कि हमें वेरिएबल की, देखो डोमेन निकालने का मतलब क्या है, डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है कि हमें वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी होती है जिसमें कि हमारा फंक्शन क्या बन जाए, रियल बन जाए। जैसे मान लो आपको एफ एक्स आपको दिया हुआ है 1/x-2, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यार डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, तो हमें पता है कि जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये मना कर देगा कि मैं रियल नहीं बन पाऊंगा, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि डोमेन में x बराबर -2 जीरो नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या आ गया, इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, r में से अपन ने 2 हटा दिया, r में से अपन ने क्या किया, 2 हटा दिया, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, है ना। जैसे मान लो रूट एक्स लिखा हुआ है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ना, रूट एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, रूट के अंदर नेगेटिव जैसी आएगा वो मना कर देगा, तो अपने को पता है कि जो एक्स का वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। अच्छा, 1/x लिखा हुआ है अगला, तो इसके लिए क्या होगा, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बाकी सारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। अच्छा, मान लो किसी ने लिख दिया x² -1/x-2, तो इसमें भी क्या है, अगेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, तो अपने को पता लग गया कि इसका डोमेन क्या आएगा, x-2 should not equals to 0, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो अपने को डोमेन निकालना समझ में आ गया कि डोमेन कैसे निकालेंगे, फंक्शन रियल बनना चाहिए ना, बस x की वो वैल्यू जिसपे हमारा आउटपुट क्या है, रियल आए। और आउटपुट क्या होता है, रेंज होता है ना, आउटपुट इज रेंज। सही है, ठीक है ना। कुछ एक पॉइंट है, लिख लेते हैं, ठीक है, स्टार लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखो लिखो। लेट एफ एंड जी बी फंक्शन, लेट एफ एंड जी बी फंक्शन विद डोमेन d1 एंड d2। हमारे पास दो फंक्शन है, एक का डोमेन d1 है, एक का डोमेन d2 है। अब मैं बात कर रहा हूं देन द डोमेन ऑफ f प्लस माइनस जी, f इंटू जी एंड f अपॉन जी। मतलब अगर मान लो मेरे को दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, एक का डोमेन है d1, एक का डोमेन है d2। तो मेरे को पहली चीज अगर मैं बात करूं कि डोमेन ऑफ f प्लस जी, तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का डोमेन क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2।
दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे ना। अच्छा मल्टीप्लाई में यही चीज अगर मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, f मल्टीप्लाई g लिखा हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। क्लियर है, सही है। अच्छा अगर मान लो डिवाइड में लिखा हुआ है f अपॉन जी, तो पहली चीज तो क्या है, d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, माइनस g का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो अपन x वो निकाल लेंगे जिसपे gx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये बात तो हमें पता भी है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। चलें आगे, है ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक सिंपल सा। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड जी एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1। फाइंड डोमेन ऑफ f प्लस माइनस जी, f मल्टीप्लाई जी और f बाई जी, है ना। तो देखो पहले का डोमेन d1 है, दूसरे का d2 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। इसका भी क्या आ जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। इसका क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस जिसपे g का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। तो पहले यहां से अपन d1 निकाल लेते हैं। अच्छा ये तो हमेशा डिफाइन है, तो d1 बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। सही है कि नहीं है। अच्छा d2 भी क्या है, r है, ये भी हमेशा डिफाइन है। सही बात है कि नहीं है। अरे पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन r होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं पे लफड़ा नहीं करते। तो f प्लस जी का डोमेन r आ गया, f इंटू जी का डोमेन r आ गया। अब बात करते हैं f बाई जी की। तो अपन बात कर रहे हैं डोमेन ऑफ f बाई जी। तो हमें पता है क्या, gx का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब 3x स्क्वायर माइनस 1 0 नहीं होगा। तो यहां से देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो मतलब x का वैल्यू क्या क्या नहीं होगा, एक तो प्लस माइनस 1/√3 नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ f बाई जी कितना आ जाएगा, r में से इसको घटा दिया तो r माइनस प्लस माइनस का 1/√3। कर लेंगे बात, सिंपल है। चलें आगे, चलें आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कर लेंगे ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स अपने को दिया हुआ है 1/x, जी एक्स अपने को दिया हुआ है 1/x-1, है ना। तो वही फाइंड द डोमेन ऑफ f प्लस माइनस जी, f इंटू जी और f बाई जी, ठीक है ना। तो अपने को इसका डोमेन निकालना है ना, तो करते हैं बात स्टार्ट, है ना। करें स्टार्ट। अच्छा देखो f(x) आपको दिया हुआ है 1/x, तो पहले d1 की बात कर लेते हैं। f(x) का डोमेन कितना आएगा, तो x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो r माइनस 0 आ जाएगा। इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये और ये बराबर है, तो ये इसका डोमेन आ गया। अच्छा d2, gx अपने को क्या दिया हुआ है 1/x-1, तो d2 क्या आ जाएगा, r माइनस 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता, x का वैल्यू जैसे ही 1 होगा ये 0 हो जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो इस ये क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब पहले पार्ट में दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो मेरे को क्या करना है, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं ना, 0 0 पे ओपन, ये अगला क्या है 1 पे ये। तो मेरे को वो पार्ट लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट है ना, 0 पे ओपन आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो आंसर आ गया डोमेन D बराबर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है। तो ये क्या है बेसिकली, D1 इंटरसेक्शन D2। तो पहले पार्ट का आंसर यही आ गया, सेकंड का यही आ गया। अब थर्ड की बात करते हैं ना। देखो थर्ड में क्या होगा ना, g का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए ना, वो भी हटाना पड़ेगा। इसमें से वो और हटाना पड़ेगा जिसपे g का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये तो 0 कभी भी नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, यही आ गया। कर लेंगे, चलें आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो हमें बेसिक नॉलेज पता लग गया कि डोमेन कैसे निकालते हैं ना। डोमेन निकालने के लिए फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए ना बस, और कोई नया तरीका नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ फंक्शन ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो पहले जो बेसिक फंक्शन आते हैं वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, है ना, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। पहली चीज देखो, अपन 11th क्लास में ना इनके ग्राफ्स पढ़ के आते हैं, तो ग्राफ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो एक बार मैं ग्राफ्स देख लेता हूं ना। तो पहला आता है हमारे पास y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, सही है। अच्छा, इसका ग्राफ आप में से सभी को पता होगा ना, ये होता है ना, है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन एक्स। अच्छा, ये वैल्यू कितना होता है 1, ये वैल्यू कितना होता है -1। दिस इज π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। देखो अपन यहाँ पे ना दो चीजों की बात करेंगे ना, डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन बिलोंग्स टू R। साइन एक्स का डोमेन क्या है? R है। कुछ भी रखो, वो कभी मना नहीं करता। अच्छा, रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज, तो इसका रेंज होता है -1 से 1। इसका रेंज क्या होता है? -1 से 1। अच्छा, आई होप आपको सबके ग्राफ आते होंगे, तो अपन इस ग्राफ वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। अपन किस पे ध्यान देंगे? डोमेन एंड रेंज पे ध्यान देते हैं ना। तो दूसरा y बराबर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है ना। इसका डोमेन R होता है, इसका डोमेन भी क्या होता है? R होता है ना। डोमेन बिलोंग्स टू R। रेंज, इसका रेंज होता है -1 से 1। तो इसका रेंज भी क्या हो गया? -1 से 1, ठीक है ना, सही है। अच्छा, अगला आएगा tan x। देखो tan का जो डोमेन है y बराबर एफ एक्स बराबर tan x। देखो tan x जो है ना वो π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, -π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, 3π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। तो अपन इसके डोमेन के लिए क्या करेंगे? डोमेन की अगर मैं बात करूं तो R में से अपन ने क्या किया? 2n+1 π/2 घटा दिया, है ना भाई। 2n+1 अपन ने π/2 घटा दिया। क्यों? n का वैल्यू 0 डाला, π/2 आ गया, 1 डाला, 3π/2 आ गया, -1 डाला तो -π/2 आ गया, एंड सो ऑन अपन निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूं, है ना, तो रेंज इसका होता है -∞ से इन्फिनिटी, बोले तो R। रेंज क्या है इसका? R, ठीक है ना। अच्छा, ये इस पे डिफाइन क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। अगेन हमें पता है कि डोमेन निकालने के लिए cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x का वैल्यू 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अपन ने उसको हटा दिया। सही बात है क्या? सही बात है ना। अगला y बराबर 4th, है ना, y बराबर एफ एक्स बराबर कॉट एक्स। अच्छा, कॉट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि डोमेन निकालने के लिए साइन एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो n π पे साइन एक्स 0 होता है, तो उसको हटा देते हैं। तो डोमेन बिलोंग्स टू R में से अपन ने क्या किया? n π हटा दिया, ठीक है ना, सही बात है ना। रेंज, अगेन देखो इसका रेंज क्या होता है? R होता है ना। इसका भी रेंज क्या होता है? R। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद होना चाहिए ना। डोमेन एंड रेंज याद होने चाहिए अपने को बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। देखो 5th y बराबर सेक एक्स। देखो सेक एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/cos x। अगेन डोमेन निकालने के लिए cos x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो अपन ने क्या बोला कि डोमेन क्या हो जाएगा? R में से अपन ने क्या घटा दिया? 2n+1 π/2 घटा दिया, ठीक है ना यार, सही है। अब देखो थोड़ा रेंज के बारे में सोचते हैं। रेंज के बारे में y बराबर सेक एक्स बराबर 1/cos x। देखो मैंने आपको क्या बोला ना, रेंज क्या है? बेसिकली आपने जो इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट क्या मिला, वो आपका क्या है? रेंज।
देखो cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, है ना, ये वाली चीज -1 से 1 के बीच में, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 1/-1 से 1 के बीच का नंबर। सही है कि नहीं है? सही है। देखो एक बार को मैंने मान लिया कि cos x क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है 0 से 1। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच का, तो वो 1 से हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर cos x पॉजिटिव रहेगा तो इसका वैल्यू 1 से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। सही है ना, 1 से बड़ा आता है। अगर 1 डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा अगर यही चीज नेगेटिव में हो रही है तो माइनस इन्फिनिटी से -1 आ जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन दिस इज द रेंज ऑफ y बराबर sec x। क्लियर है? ठीक है, अगला 6th, y बराबर cosec x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin x 1/sin x। तो अगेन डोमेन के लिए sin x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और sin x 0 कब होता है, n पाई पे। तो डोमेन बिलोंग्स टू r में से अपन ने क्या घटा दिया, n पाई घटा दिया। क्लियर है? रेंज क्या होगा, देखो अगेन जो कहानी इसके साथ थी वही इसके साथ हो रही है, क्योंकि ये भी क्या लिखा हुआ है 1/-1 से 1 के बीच का नंबर लिखा हुआ है। तो जो फंडा अपन ने यहाँ पे लगाया वही फंडा अपन यहाँ पे लगाएंगे, तो अपने को पता लग गया क्या कि इसकी रेंज क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? तो अपन के पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ठीक है ना। इसका अपन ने डोमेन एंड रेंज देख लिया। अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालने की कोशिश करेंगे ना, कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते ना, लिखो फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखो अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सवाल ही करके ही हम सीख सकते हैं ना कि कैसे अपन रेंज निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ है y बराबर sin 2x, है ना। देखो हमें क्या पता है कि यार एंगल कुछ भी हो, साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। एंगल आप कुछ भी रख लो, साइन का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक आएगा, -1 से। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 से 1। क्लियर है कि नहीं है? सही है, सिंपल सा सवाल था। सेकंड, y बराबर दिया हुआ है sin x²। तो अगेन एंगल कुछ भी हो, इनपुट साइन के अंदर गया, आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच का नंबर ही आएगा। तो इसका भी रेंज क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में। क्लियर है कि नहीं है? तीसरा, y बराबर sin √x। अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, √x को डिफाइन करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? अगेन एंगल कुछ भी हो, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच का नंबर देगा। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ गया, -1 से 1। क्लियर है? चलें आगे। अगला दिया हुआ देखो y बराबर cos²x, ठीक है ना। करें स्टार्ट। देखो cos²x लिखा हुआ है ना, तो ये बेसिकली क्या है, -1 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर कर दिया, यही हो रहा है ना। तो देखो अगर नंबर 0 से 1 है, अगर मान लो cos x का वैल्यू क्या है 0 से 1, तो उसका स्क्वायर भी कहां से कहां तक आएगा, 0 से 1। अगर नेगेटिव है, -1 से 0 है, तो उसका स्क्वायर भी कहां से कहां तक आएगा, 0 से 1। तो इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक आ गया, 0 से लेके 1। क्यों, स्क्वायर ने नेगेटिव वाले को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया ना, पॉजिटिव बना दिया। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, y बराबर cos²x माइनस sin²x लिखा हुआ है। y बराबर क्या लिखा हुआ है, cos²x माइनस sin²x। अच्छा इसको अपन cos2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला होता है cos2x बराबर क्या होता है, cos² माइनस sin²x। तो अगेन cos के अंदर कुछ भी है, cos का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से 1। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, -1 से 1। क्लियर है? अगेन देखो अगला देखो, y बराबर आपको दिया हुआ है cos की पावर 4x/2 माइनस साइन की पावर 4x/2, ये दिया हुआ है ना। तो अगेन हमें cos² a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगाने की इच्छा हो रही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, cos² x/2 प्लस sin²
एक्स बाई टू मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है? ये वाली चीज कितनी बन गई 1। तो ये फाइनली क्या लिखा हुआ है y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या ये फोटो ये वाली बन गई क्या? तो अगेन ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y बराबर कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो आंसर रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ गया -1 से 1। क्लियर है? कर लेंगे, सिंपल सी बातें हैं। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते। ठीक है, और एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, अगला देखो 7th है ना। आपको दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। सही है ना। देखो ये बेसिकली क्या है, -1 से 1 के बीच के नंबर में 2 जोड़ा, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर +1 कर दिया। ये लिखा हुआ है ना। इनपुट हमारा क्या है साइन एक्स, इनपुट -1 से 1 के बीच का नंबर है। अच्छा, ये अगर इसमें 2 जोड़ेगा तो अपने को क्या मिलेगा, ये 1 से 3 के बीच का नंबर का स्क्वायर +1। ठीक है ना। और अगर मैं 1 से 3 के बीच के नंबरों का स्क्वायर करूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, 1 से लेके 9, उसमें एक और जोड़ दिया। तो फाइनल अगर मैं रेंज ऑफ फंक्शन बात करूं तो 2 से लेके 10 आ गया। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया ना। इनपुट हमने डाला, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज रेंज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, अगला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y बराबर 4 10x इंटू कॉस एक्स। ये दिया हुआ है। करें स्टार्ट, करते हैं ना। देखो y बराबर 4, 10 को अपन ने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको काट रहा हूं तो मेरे को पता है कि नॉन जीरो क्वांटिटी ही नॉन जीरो क्वांटिटी से काटी जाती है। तो साइड में क्या लिखेंगे कि cos x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अगर cos x 0 नहीं हो सकता तो sin x का वैल्यू ±1 भी नहीं हो सकता, है ना। तो y बराबर लिखा हुआ है 4 sin x, है ना। अब हमें पता है कि यार ये जो चीज होती है वो -1 से 1 के बीच की होती है, बट हमने क्या बोल रखा है कि साइन का वैल्यू ±1 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है ना यार। ओपन क्यों आया, समझ में आया ना, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू ±1 नहीं होगा, अपन ने वो पहले ही बोल दिया। तो y इसमें 4 का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया -4 से 4 ओपन ब्रैकेट के साथ। क्लियर है? क्या अपन ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज की बात कर सकते हैं? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ना पॉलिनोमियल फंक्शन ना। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो f(x) अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, ये होता है। ठीक है ना। अच्छा, क्यूबिक की बात करें तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है ना। और जर्नल अगर मैं लिखूं f(x), अगर मैं जर्नल लिखना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन करके an। सही है ना यार। तो ये क्या हो गया, एक जर्नल पॉलिनोमियल हो गया ऑफ n डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 3। ठीक है ना। इसमें नोट लिखते हैं ना, नोट लिखो। इंपॉर्टेंट नोट ना, नोट भी नहीं ना, लिखो इसमें लिखो। There are two polynomial are possible which satisfy the relation f of x into f of 1/x बराबर f of x प्लस f of 1/x। ठीक है ना। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो पॉलिनोमियल होते हैं ना। पहला क्या है, f(x) बराबर
एक्स की पावर n प्लस वन। पहला क्या है, x की पावर n प्लस वन। अच्छा दूसरा क्या है, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स की पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करने वाले हमें दो पॉलिनोमियल मिलते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। सेटिस्फाई करा के दिखाऊंगा मैं आपको, देखो इसको सेटिस्फाई करा के दिखाता हूं ना एक बार। एफ एक्स यही है, एक्स की पावर n प्लस वन, एफ ऑफ 1/x क्या आएगा देखना एक बार, इसमें x की जगह 1/x बिठाना तो 1/x की पावर n प्लस वन, तो ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n। सही है कि नहीं है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया ना एक बार, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ 1/x अगर मैं करूंगा तो मेरे पास देखना क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास x की पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n। सही है, यही आएगा ना। और अगर आप दोनों को ऐड करोगे ना तो भी यही आ जाएगा, आप चेक करके देख लेना यही आएगा ना, ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रिलेशन आ जाए आपके सामने तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो ही पॉलिनोमियल है इस दुनिया में, कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब हमें कौन सा लेना है वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं ना, सवाल लिखते हैं एक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखो 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 अ पॉलिनोमियल फंक्शन satisfy the following condition, satisfy the following condition, fx multiply 1 f of 1/x बराबर fx प्लस f of 1/x, ठीक है ना। एंड f of 4 बराबर 64, फाइंड एफ एक्स एंड एफ ऑफ 3, है ना। देखो हमें पता है कि यार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास कितने पॉलिनोमियल, दो, है ना। तो एक तो हमारा ये हो सकता है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n प्लस वन, या फिर एफ एक्स बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है ना। अब हमें कौन सा लेना है वो हमें ये बताएगा ना, ये जो कंडीशन अपने को दी हुई है ना। देखो x का वैल्यू 4 डालने पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो देखो अगर मान लो ये हुआ तो 4 की पावर कुछ भी लिखाओ, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 में से अगर मैं घटाऊंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ होता तो मेरा दिमाग इसको स्ट्राइक करता, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मेरा दिमाग किसको स्ट्राइक करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा ना। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 4 डालने पे पॉजिटिव यहीं से मिलेगा ना, यहाँ से क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो हमें पता लग गया कि ये तो हमारा नहीं है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स की पावर n प्लस वन, एफ ऑफ 4 आपको दिया हुआ है 64, तो 4 डाला तो 4 की पावर n प्लस वन बराबर 64। सही लिख रहे हैं क्या, सही लिखा है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सही लिखा है, ठीक है ना, सही लिखा है ना। तो 4 की पावर n प्लस वन बराबर 64, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास 4 की पावर n बराबर 63, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बेटा ये 63 लिखा हुआ है ना, इसको चेंज कर लेंगे ना, ये 63 लिखा हुआ है ना, ये 63 लिखा हुआ है, सॉरी 65 लिखा हुआ है ना, दिस इज 65, ठीक है ना, ऐसा। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है अपने को कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे, n का वैल्यू 3 आ जाएगा, n का वैल्यू, है ना, n का वैल्यू कितना आ गया 3। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 3 प्लस वन। तो अब हम x एफ ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा अपन ने गलत उतार लिया था, यहाँ पे 65 लिखा हुआ था,
कर लेंगे, समझ में आ गया ना कैसे किया, सिंपल है। चले आगे, ठीक है ना। देखो अगर नोट कोई भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री अगर ऑड है तो उसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अ पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री ऑड हैज इट्स रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है, ऑड, तो उसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एंड इफ डिग्री इज इवन देन इट्स रेंज इज सबसेट ऑफ आर, इज सबसेट ऑफ आर। सही है क्या? अगर उसकी डिग्री इवन है तो रेंज क्या होगी, आर का सबसेट होगी, आर नहीं होती ना। बट अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, ऑड है, तो उसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कर लेंगे, चलें आगे, आगे बढ़ते ना, ठीक है, कर लें, आगे बढ़ते ना। अगला आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। देखो एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, दो फंक्शन को जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन में सिंपल सी बात क्या है, दो फंक्शन है उनको जोड़ घटा के लिख दिया, तो कर लेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो अपन नहीं से सीख पाते। ठीक है, आगे बढ़ते ना। फ्रैक्शनल और रैशनल फंक्शन ना, फ्रैक्शनल एंड रैशनल फंक्शन है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन में तो कुछ नहीं है, दो फंक्शन है अलग अलग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये क्या होगा, एल्जेब्रिक हो गया, दो फंक्शन अलग अलग थे, दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दिया, एल्जेब्रिक बन गया। ठीक है ना। अगला आएगा फ्रैक्शनल एंड रैशनल फंक्शन, तो इसमें लिखो अ रैशनल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बराबर एफ एक्स, क्या होगा, जी एक्स अपॉन एच एक्स। रैशनल से अपने को समझ में आ रहा है कि दो अपॉन में लिखे होंगे, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, है ना। वेयर जी एक्स एंड एफ एक्स आर पॉलिनोमियल, है ना, एंड एच एक्स का वैल्यू क्या, जीरो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है ना, डिनोमिनेटर में अगर आ रहा है तो वो जीरो नहीं हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, है ना, आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म में है, और अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो ये नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होगा, तो आर में से वो वैल्यू हटा देंगे जिसमें नीचे वाला फंक्शन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा ना, है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच ना।